हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैं वीडियो नंबर 4 में आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बच्चों, पार्ट 3 में मैं एम्पेरिकल फार्मूला समझा चुका था। इससे संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चंस भी कराया था। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके लिए लेके आया हूँ दूसरा। तो उसी बेस पर है ये भी क्वेश्चन। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, अ कंपाउंड कंटेन 4.07 ऑफ हाइड्रोजन, a compound contain 4.0% of hydrogen and 24.27 carbon and 71.65% क्लोरीन। ठीक है, देखो एक कंपाउंड है जिसके पास हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है और कार्बन भी है। तो मुझे नहीं पता वो कंपाउंड क्या है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं उस कंपाउंड को, तो ये टेबल सबसे पहले प्लॉट कर लीजिए आप। इसमें सबसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपको परसेंटेज आपको दी हुई है, तो हमने सबसे पहले उस परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो परसेंटेज कन्वर्ट इन ग्राम, जो कार्बन की परसेंटेज आपको दी हुई थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 24.27 उसको हमने ग्राम कर लिया। सपोज कर लिया कि 24.27 ग्राम है मेरा ये। सेम केस हाइड्रोजन में भी हमने वही करा, 4.07 ग्राम और 71.65 ग्राम क्लोरीन के केस में। तो अगर एटॉमिक मास की बात करता हूँ मैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया। ठीक है, यही बात आती है मोल्स कैलकुलेट करने की। अगर मैं हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा मेरा 4.7। तो देखो कैसे निकालते हैं मोल, सब जानते होंगे। मोल्स इज इक्वल टू, मेरा एक फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में बेटा मोलर मास। तो किसी भी कंपाउंड्स के अगर आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो सिंपल आप उसके लिए फॉर्मूला पुट कर दीजिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का मुझे मास कितना दिया हुआ है, 4.07। इसीलिए हमने जो है ना परसेंटेज जो हमें दिया हुआ था, यही मेन रीजन था कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करना, ताकि इजीली हम उसके मोल निकाल लें। तो 4.07 ग्राम है। अगर इसके मोलर मास की बात करूं, मोलर मास यानी कि एक ही एलिमेंट है तो उसका सिंपल वेट लिख दो तो 1 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही आ जाएगा 4.7। ठीक है, तो कार्बन की बात करते हैं तो आप इसको सॉल्व करोगे, गिवन मास अपन मोलर मास 24.27 गिवन मास हो गया, इसका मोलर मास 12 हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही निकल कर आएगा 2.02। और क्लोरीन के केस में अगर आप इसको सॉल्व करो 71.65, अगर आप इसको सॉल्व करोगे इसके मोलर मास से डिवाइड करके तो आपका ये निकल आएगा 2.02। तो इस वाले केस में मैंने आपको बताया था कि हम करते क्या है कि जो हमारा स्मॉलेस्ट मोल निकल कर आया है, जो स्मॉलेस्ट मोल निकल गया उससे सभी को हम डिवाइड कर देंगे एक बार फिर। तो स्मॉलेस्ट मोल हम बात करें तो इसके अंदर 2.02 है हमारा। 2.02 को सभी से एक बार डिवाइड करेंगे तो क्या निकल गया, 2.02 को डिवाइड करें 4.07 से तो मेरा 2 आएगा। और 2.02 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2.02 से तो 1 आएगा, और नीचे वाले केस में क्लोरीन केस में मेरा 1 आएगा। तो अगर वोल नंबर की बात करता हूँ तो आप बेटा इसको अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 है। तो हाइड्रोजन के मेरे वोल नंबर कितने का, 2 निकल के आए हैं, क्लोरीन के 1 निकल के आए हैं और कार्बन के मेरे 1 निकल के आए हैं। तो उसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो वोल नंबर निकल के आएंगे। ठीक है, तो अब हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, अगर मैं बात करता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला मेरा क्या बनता है, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला तो हम बना सकते हैं ना इसी सब डेटा से, जो हमें डेटा मैंने निकाला है इस डेटा से हम एम्पेरिकल फार्मूला बना सकते हैं। तो मेरा क्या बनेगा बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन के जो मेरे मोल निकल के आए थे 2 निकल के आए थे और कार्बन क्लोरीन के मेरे 1 निकल के आए थे, तो CH2Cl मेरा एम्पेरिकल फार्मूला बन गया। क्योंकि कार्बन का मेरा 1 आया है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, H के मेरे 2 मोल्स से तो H के 2 के, क्लोरीन का मेरा 1 है, तो CH2Cl हो गया मेरा। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने की बात आती है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, N इंटू में EF। तो EF ये क्या है, EF यानी कि EF एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर मास, ये नीचे लिखा हुआ है देखिए।
तो n, ठीक है, n सबसे पहले हम n कैलकुलेट करते हैं। n निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला था, मोलर मास, n का होता है मेरा गिवन मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास। यहाँ पे आप गिवन कर लेना बेटा। तो गिवन मास देखो आपको ऑलरेडी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, तो इट्स मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 98.96। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपने यहाँ पुट कर दिया। जो कंपाउंड का मोलर मास जो दिया हुआ कितना बेटा, 98.96। इसको गिवन मोलर मास में लिख सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, तो काटने की जरूरत नहीं, सही लिखा है वो। गिवन मोलर मास बेटा कितना दिया, 98.96 अपॉन बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा आप, देखिए कार्बन का CH2Cl, ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, कार्बन का बेटा एटॉमिक वेट कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का बेटा एटॉमिक वेट कितना होता है 1 इंटू में 2, क्लोरीन का बेटा 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट 35। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 12, 5, 6, 7, 8 हो गया आपका ये, और 8 और 3, 4 एंड 5। नहीं 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 13.5 आप इसको मानो, ऐसे मानो, पूरा लिखो 13.5 और कार्बन का 12 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करो तो कितना आएगा बेटा आपका ये आएगा बेटा आपका 12 प्लस 2 14 14 और 13 35.5 5 बेटा ये हो गया आपका 5 और ये 9 हो गया और 3 और 1 4 हो गया 49.5। पूरा लिखने के बाद ये आपका सॉल्यूशन मोलर मास कितना निकल गया आपका 49.5 इजिकल टू में जब आप इसको सॉल्व करोगे इससे कट जाएगा आपका ये 2 टाइम में अप्रॉक्स, तो ये आपका 2 निकल गया, यानी कि n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब आपको सिंपल जो जो वैल्यू आपको मिली है वो आप फॉर्मूले में पुट कर दो, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो 2 इंटू में EF होता है इसका फॉर्मूला, तो 2 तो सॉरी n इंटू में EF होता है और n की वैल्यू मेरी 2 है। EF की वैल्यू हमने बेटा कितनी निकाली CH2Cl। सिंपल जब 2 का मल्टीप्लाई आप इसके अंदर करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई C में तो C2 हो जाएगा, H2 का मल्टीप्लाई 2 में हो तो H4 हो जाएगा और Cl2 C2H4Cl2। तो ये आपका बेटा क्या निकल के आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फार्मूला, हम कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैसे निकालते हैं, उसी के अंदर जो n होता है n को हम कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको इस क्वेश्चन से बताने की कोशिश करी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में अप्लाई कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको दोबारा समझाने के लिए, ठीक है। अब आती कंसंट्रेशन की बात। तो कंसंट्रेशन में देखो सबसे पहला जो टर्म, जो 3 फैक्टर जो मैंने मेजर 3 फैक्टर लिए हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल्स फ्रैक्शंस। तो कंसंट्रेशन देखो क्या चीज़ है, जैसे आपने कोई भी चीज़ जैसे परचेज करते हो आप, तो उस पर हर उसके पीछे लिखी होती है इसमें कितनी चीज़ कितनी इन्वॉल्व है, इसकी मात्रा इसमें कितनी है, इसकी मात्रा इसमें कितनी है, इसकी मात्रा कितनी है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप साबुन लेते हो, कोई भी मेडिसिन लेते हो, उस पर सबका फॉर्मूला लिखा होता है कि इसके अंदर इतना ये है, इतना ये है। सिरप लेते हो, सिरप में इतना अल्कोहल है, इतना ये है, और भी चीज़ें, तो वो सारी उसकी कंसंट्रेशंस लिखी होती है हमारी, ठीक है। तो कंसंट्रेशंस के बाद में सबसे जो मेन फैक्टर है मोलैरिटी। मोलैरिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ बेटा, मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं बेटा कैपिटल M से, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि क्या मतलब कहना क्या चाहता है, देखो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स, मतलब जितने भी हमारे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे सॉल्यूट डिसॉल्व है, वही हमारी क्या डिफाइन करती है, मोलैरिटी डिफाइन करती है, ठीक है। तो मोलैरिटी निकालते बेटा कैसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सपोज करो अगर ये लीटर है, अगर यहीं पे हमारा ml होता तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। मैं तो नीचे नोट्स में भी मैंने लिखा है, इफ वॉल्यूम इन ml then multiply by 1000 in numbers of moles of solutes for convert in liter, ठीक है बच्चों। तो ये है इसका फॉर्मूला मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में है तो कोई बात नहीं है, ml में तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोलैरिटी पे बेस पे ही। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए इसको देखते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशंस containing 5 gram of NaOH in
450 ml सॉल्यूशन। तो बेटा मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है एक सॉल्यूशन की जिसके अंदर बेटा 5 ग्राम ऑफ एक NaOH है 450 ml के सॉल्यूशन में। ये 450 ml का सॉल्यूशन है जिसमें मेरा 5 ग्राम क्या NaOH है। NaOH का हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा एक बेस है। NaOH की अगर बात करें, NaOH का नाम हमारा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, एक बेस है। ठीक है बच्चों। और मोल्स, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे देखो आपको क्या है, ये जो आपको दे रखा वेट दे रखा है, ये मोल्स नहीं दे रखे हैं, आपको निकालने पड़ेंगे मोल्स NaOH की। तो मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में बेटा मोलर मास। किसी के भी मोल्स आपको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास देखो आपको कितना है बेटा, NaOH का 5 ग्राम आपको गिवन मास है। अगर आप NaOH का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आपका 40 आएगा। तो ये 40 आपका आया कैसे, मेन ये देखने वाली बात है। तो देखो NaOH का आपको मोलर मास निकालना है, 40 है, ये आपका मोलर मास है। निकालते कैसे हैं, सबके एटॉमिक वेट को हम प्लस कर देंगे, यानी कि परमाणु भार को। सोडियम Na का मेरा एटॉमिक वेट कितना होता है, आप सब जानते हैं बेटा, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 और यानी कि 23, ये अप्रॉक्स होता है, 23 होता है। आपको याद करने पड़ेंगे सारी चीज, पीरियोडिक टेबल में आपको दी हुई है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, प्लस में हाइड्रोजन का मेरा 1 होता है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आपका ये 40 आएगा। 23 प्लस 1 24, 24 और 16 मेरा कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। तो NaOH का हमारा जो मोलर मास आया 14 आया, तो गिवन मास हमारा 5 ग्राम है और मोलर मास हमारा 40 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपल, तो 0.125 मोल आ गए, यानी कि NaOH के जो मोल उसमें डिसॉल्व थे कितने थे, 0.125 मोल आ गए। ठीक है, अभी हमें मोलारिटी निकालनी है। तो गिवन मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स। तो सॉल्यूट्स के मोल्स कितने आ गए बेटा, 0.125, ये हमने लिख दिए, अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 450 ml दे रखा है, तो हमें लीटर में तो नहीं है, ml में दे रखा है। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल क्या है, 1000 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आपने ऊपर देख कर रखा है ये। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये निकल के आएगा 0.278। 0.278 एम हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि हमने मोलैरिटी निकाली है, और मोलैरिटी को हम डोनेट भी किससे करते हैं, कैपिटल M से। और उसकी यूनिट कितनी होती है, यूनिट की बात करें मोल प्रति लीटर। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन जो मोलैरिटी के बेस पे था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में एक सिंपल सा डिफरेंस है। मोलैरिटी हमारी जो होती है बेटा लीटर में कन्वर्ट होती है, और लीटर में होती है, और लीटर में होती किसकी बेटा, सॉल्यूशंस की होती है डिवाइड जो। और मोलैरिटी में क्या होता है, ये सॉल्वेंट्स की होती है, और वो भी किलोग्राम में होती है। आप लीटर और किलोग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मास मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट्स इन किलोग्राम। तो बात लेकिन सॉल्यूट्स की होती है इसमें भी, मोल्स ऑफ सॉलिड्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट्स इन किलोग्राम। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट्स पर किलोग्राम। तो देखो जैसे मोलैरिटी हमारी डिफाइन करती थी, सेम ये भी डिफाइन करती है मोलैरिटी, लेकिन हमारी किलोग्राम में, लीटर में 1 लीटर में डिफाइन करती है, ये किलोग्राम में डिफाइन कर रही है। तो मोलैरिटी M इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट्स, यानी कि मोलैरिटी डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल, यानी कि मोल यानी सॉल्यूट्स के मोल पर किलोग्राम ऑफ दिस सॉल्वेंट एज इन एंड इन एक्सप्रेट्स, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट्स में जो उसके नंबर्स ऑफ मोल्स हैं वो मोलैरिटी डिफाइन करती है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट्स इन किलोग्राम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसमें भी वही चीज आती है, अगर किलोग्राम में है तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही हमारा ग्राम में होता तो हम क्या करते बेटा, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल पूरे में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन है मोलैरिटी के बेस पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉनिक एसिड। तो इथेनॉनिक एसिड का मेरा फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि एक मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है इथेनॉनिक एसिड्स जिसका वेट हमें दे रखा है 2.5 ग्राम, डिजॉल्व है बेटा किसमें,
75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो सेम जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स इसमें पता करना आना चाहिए। हम जानते हैं, देखो बच्चों, ये जैसे कि एक नींबू पानी है मेरा, एक सॉल्यूशन है नींबू पानी का। इसमें दो चीज होंगी, एक शुगर होगा और एक वाटर होगा। वाटर मेरा हमेशा सॉल्वेंट होगा, एक लेमन भी होगा बेटा। वाटर हमारा हमेशा सॉल्वेंट्स होगा और शुगर मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्यों होगा, सब जानते हैं, क्योंकि जो मेरा ज्यादा मात्रा में होता है वो मेरा सॉल्वेंट कहलाता है और जो मेरा कम क्वांटिटी में होता है वो मेरा सॉल्यूट होता है। तो सेम इसी सॉल्यूशंस में बात करते हैं। तो 75 ग्राम मेरा बेंजीन है और 2.5 ग्राम मेरा एथॉनिक एसिड है। तो जो मेरा कम मात्रा में, यानी कि 2.5 ग्राम मेरा क्या है, सॉल्यूट है। ये मुझे पता करना क्यों चाहिए, क्योंकि जो मुझे मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के निकालने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये पता आना चाहिए कि इन दोनों में से सॉल्यूट्स मेरा क्या है, तो जब भी तो हम उसके मोल्स निकालेंगे। तो 2.5 ग्राम एथॉनिक एसिड, तो इसके मोल्स निकालते हैं हम। तो मोल्स ऑफ एथॉनिक एसिड, सेम वही फॉर्मूला है, गिवन मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास एथॉनिक एसिड का कितना रहेगा, 2.5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, C2H4, यानी कि CH3COOH। इसको बेटा ये भी लिख सकते हैं, इन्होंने सिंपल इसको लिख दिया, 2 कार्बन में 2 C2 कर दिया, 4H है तो CH4 कर दिया, 2 ऑक्सीजन O2 कर दिया है। तो कार्बन का एटॉमिक वेट मेरा कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर से 12 प्लस 16, ऑक्सीजन का फिर से 16 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 12 और 3 15, 15 ये हो गया मेरा आपका, प्लस 32, ठीक है, और प्लस 12 प्लस 1। तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका 60 आएगा। तो 60 ग्राम प्रति मोल। तो आपके मोल्स निकल, सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया एथॉनिक एसिड का, 60 ग्राम प्रति मोल। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, काटोगे इसके साथ, तो 0.0417 मोल आपने निकाल लिए। तो जब आपने मोल्स निकाल दिए तो फॉर्मूले में पुट कर दो, जो भी हमारा फॉर्मूला है मोलैलिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट्स इन किलोग्राम। तो मोल्स हमने कितने निकाले थे अभी, 0.047 मोल्स आ गए हमारे। और 1000 का मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि हमें जो सॉल्वेंट्स की जो मात्रा दे रखी थी वो ग्राम में दे रखी थी, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको सिंपल सा 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 75 ग्राम हमारा क्या है, ये मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट्स इन किलोग्राम, ये हमें ग्राम में दे रखी है। 75 ग्राम किसकी दे रखी है, सॉल्वेंट्स की मात्रा दे रखी है, लेकिन हमें ग्राम में थी इसलिए हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको पूरे को सिंपल सॉल्व करोगे बेटा, तो आपका ये 0.556 मोल प्रति किलोग्राम आएगा। ये हमारा मोलैलिटी निकाल दिया। मोलैलिटी, कंफ्यूज मत होना, मोलैरिटी अलग है, मोलैलिटी अलग है, नाम से ही देखो L और R का डिफरेंस है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट लास्ट जो मेरा फैक्टर आता है, मोल्स फ्रैक्शंस। तो मोल्स फ्रैक्शन कॉमनली, तो मोल फ्रैक्शन जो कैसे निकालते हैं, तो कॉमनली यूज सिंबल्स फॉर द मोल फ्रैक्शन इज x। इसको ज़्यादातर हम x से डिनोट, x से इसके यूज करते हैं, x से सिंबल के लिए, मोल्स फ्रैक्शन के लिए। चलिए, मोल्स फ्रैक्शन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सब्सक्रिप्ट यूज ऑन द राइट हैंड द साइड्स ऑफ x डोनेट द कंपोनेंट, इट इज द डिफाइनर। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है अभी। मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या था, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टोटल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स अपॉन में टोटल्स नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, इन अ बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशंस मेरा क्या होता है, जिसमें मेरे दो कंपोनेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल A प्लस B मेरे दो कंपोनेंट है, ये मिलके मेरा क्या बन रहा है, AB बन रहा है। तो ये मेरे दो कंपोनेंट्स है, तो इसी के हम मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे। if the numbers of moles A and B are the Na and Nb respectively, the mole fraction for A will be, तो x, तो हम अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो डिनोट करते हैं x होता है, इसका सिंबल हम A के मोल्स निकालने, सपोज करो A के, तो हमारा फॉर्मूला नंबर्स ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसके निकाल रहे हैं हम A के निकाल रहे हैं, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल, तो Na प्लस में Nb, ये मेरे दो कंपोनेंट हो गए, टोटल कंपोनेंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर्मूले में दे रखा है। ये x A के रेस्पेक्ट में था, अगर यहीं B के रेस्पेक्ट में होता था तो ये आपको आ जाता बेटा XAB इज इक्वल टू में NB अपॉन में कोई टोटल में Na प्लस के NB, ये B के रेस्पेक्ट में हो गया। ठीक है बच्चों,
चलिए, तो इसी बेस पे एक मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। ये क्वेश्चन है, एक इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। तो C2H6O2 इन सॉल्यूशंस में कंटेनिंग 20% है, ठीक है, बाय मास ऑफ इतना। तो ठीक है, 20% मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल है एक सॉल्यूशन में। तो आप एक सपोज कर लो, एज्यूम कर लो टोटल 100 ग्राम का आपका सॉल्यूशन होता है, इसमें 20% आपका क्या है, यानी 20 ग्राम आपका क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, C2H6O2। C2H6O2। तो जब आपका 20% ये होगा तो बाकी का 80% भी तो कुछ हो गया। जब 20% आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है ना, तो बाकी का जो बचा हुआ वो भी तो कुछ ना कुछ, सपोज करो वो आपका वाटर हो गया। वाटर आपका कितना होगा, 80%, 80 ग्राम होगा। तो बस सिंपल आप चीज़ें निकाल लो। आप मोल फ्रैक्शन आपको निकालने, अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल के कंसेप्ट में निकालते हैं मोल्स फ्रैक्शन, ठीक है ना, तो ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल के कंसेप्ट में निकालते हैं तो मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल क्या निकलेगा बेटा, तो ये निकाला हुआ है, कार्बन 2 है तो 6 12 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू में 6, क्योंकि हाइड्रोजन मेरे 6 हैं और ऑक्सीजन का मेरा 16 होता है लेकिन 2 है, तो टोटल 62 आ गया मेरा मोलिकुलर मास किसका बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो मोल्स निकालेंगे वही गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो गिवन मास कितना रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल, 20 ग्राम, मोलिकुलर मास 62। तो सब आप सिंपल सॉल्व करो तो आपका 0.322 आ गया, 222। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल्स का अपने मोल्स निकाले, क्योंकि मोल्स फ्रैक्शंस में आपको मोल्स ही तो चाहिए, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आपने इथाइलिन ग्लाइकोल्स के मोल्स निकाल लिए। अब इसी तरीके से आप वाटर के भी निकाल लो। वाटर के आप मोल्स निकालोगे तो देखो, वाटर के आप मोल्स निकालोगे, एक मिनट बेटा, 10, हाँ, वाटर के मास निकालो तो गिवन मास अपन में मोलिकुलर मास, वाटर का वेट अपने कितना 80 ग्राम था, अभी मैंने आपको बताया था। मोलिकुलर मास आप वाटर के निकालो तो 18 आएगा, और जब आपको सिंपल सॉल्व करो तो 4.4444 हो गया। तो कैसे निकाला 18, H2O, H कितना होता है बेटा मेरा 1 होता है एटॉमिक वेट, प्लस इंटू में 2 क्योंकि 2 H हैं, और ऑक्सीजन 16, और क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट मेरा 16 होता है, तो 16 प्लस के 2 कितना हो गया 18, यानी H2O का मेरा मोलिकुलर वेट कितना आ गया बेटा 18 आ गया। जब आपको सिंपल सॉल्व करो तो आपका ये आ गया 4.444। तो आपके मोल्स निकाल लिए अपने वाटर के भी और इथाइलिन ग्लाइकोल के, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको जो आपको मोल्स फ्रैक्शन सपोज करो हमें ग्लाइकोल के निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल के, तो मोल्स फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के निकालने हैं, तो आप ऊपर में इसके मोल रखो जो आपने निकाले थे, और अपॉन में टोटल मोल्स रख दो, वही तो था मोल्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आपने सपोज करो आपने ए मान लिया इथाइलिन ग्लाइकोल को, तो मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, यही तो फॉर्मूला था मेरा। तो मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बेटा कितना हुआ 0.3222 अपॉन में 0.322 प्लस में 4.444। तो जब आपको इसको प्लस करें सिंपल सॉल्व करोगे तो 0.068 आपका मोल्स आ गए, किसके मोल्स फ्रैक्शन किसके निकल गया बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल के निकाल के आ गए। तो ये आपके इथाइलिन ग्लाइकोल के आगे। अगर आपको वाटर के निकालने हैं तो आप ऊपर वाटर के मोल रखो, नीचे टोटल मोल रख दो, जैसे परसेंटेज वाला कंसेप्ट है बेटा सेम ये। तो ऊपर वाटर के मोल रख दो 4.444 अपॉन में टोटल मोल, जब आपको 0.932 आ गया, बस ये है। और आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जब आपने सपोज को टोटल देखो, अब हम जानते हैं x प्लस एक्स बी इज इक्वल टू हमारा 1 होता है, ये है ना, x यानी कि मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बी टोटल में 1 होते हैं। जब आपने एक के मोल्स निकाले दूसरे को 1 में से लेस कर दो तो आपको वो भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे करा हुआ है, ये 1 में से लेस कर दिए इथाइलिन ग्लाइकोल्स के मोल, तो आपके वाटर के निकल गए। देखो यहाँ पे भी आंसर मेरा सेम आ रहा है, यहाँ भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो बच्चों ये मेरा चैप्टर, जनरली मेरा चैप्टर लगभग यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो कोशिश करूँ मैं एक वीडियो और लेके आऊँ जिसमें आपके न्यूमेरिकल ही होंगे, ओनली जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल होंगे। तो अभी मेरा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, टोटल मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स बनाए हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देते किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो मैं आपको उस टॉपिक को समझा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, ये मेरा चैप्टर फिनिश हो गया है, तो इसी के बाद गुड नोट के साथ थैंक यू।